माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री सुशील कुमार रिंकू जी। माननीय मंत्री जी, सुश्री मिमी चक्रवर्ती। Sir, I cannot see the minister, sir, here, but still I have a question to ask. I'll be talking here about some numbers, and I would like the respected government to clarify me if I'm wrong. Whether it's the fact that the retail inflation in the country measured by the consumer price, like the CPI, 2019 it was 3.73%, 2020 6.62%, 2021 5.13%, 2022 6.70%, and 2023 6.52%. And the average of 6.1% from 12 to 23, with food inflation by 6.62% and all-time highest projection of 9.09% in November 2023. So I'd like to ask the government to reduce the inflation rate below 4% for an overall stability, therefore. So I would just like the clarification on this. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मुद्रास्फीति जून 2023 में धीरे धीरे गिरावट आई है। 2021 में जहां मुद्रास्फीति दर 6.2 था, वहीं 21-22 में 5.5 हो गई और 22-23 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में मौसमी वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर 6.7% हो गई थी। लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों और सब्जियों के मूल्य में सुधार और एलपीजी मूल्यों में हाल में ही की गई कमी के कारण 23-24 में मुद्रास्फीति पुनः 5.4 हो गई। अगर अक्टूबर 2023 की मुख्य मुद्रास्फीति जो कि 4.4 ±2 की परसिमिबल सीमा के भीतर थी, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी। श्री आर.के. सिंह पटेल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि किसानों की आमदनी बढ़ा करके और दोगुना करने का उपाय आपने किया है और ये पीओ गठित करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक सहयोग देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 10,000 ये पीओ गठित हुए हैं और वो गांव के जो किसान हमारे नौजवान हैं, जो हमारी खेती कभी उत्तम हुआ करती थी, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान, एक कहावत थी माननीय अध्यक्ष जी। तो आज हमारे किसान का बेटा खेत खलिहान में काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन योजनाओं से वो लाभ लेकर के आज खेत खलिहान में फिर से काम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो माननीय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये जो ये पीओ आपने अभी तक 10,000 गठित किए हैं, तो क्या इन पीओ को न्याय पंचायतवार हर न्याय पंचायत में किसानों के ये पीओ बना करके और उन बेरोजगार नौजवान किसानों को जो बाहर पलायन करते हैं, उनको पलायन रोकने के लिए कोई इस तरह की कार्य योजना न्याय पंचायतवार बना करके क्या उसको करने का कोई विचार है? माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, स्पर्श इससे संबंधित नहीं। तो मैं भी समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर 102 सुमेधानंद सरस्वती जी। डॉक्टर सतपाल सिंह जी। मैं खड़ा हूं सर। कहाँ खड़े हो आप? आपके बिल्कुल सामने। तो आपको बोला था जब बोलते ना पहले। मैं बोला सर, नंबर बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर बोला। अच्छा, तो आपका माइक बंद होगा उस समय ना जी। क्वेश्चन नंबर बोले दोबारा 102। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ। माननीय सदस्य।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वर्षों में समायोजित निवल बैंक ऋण ANBC का वर्षवार कृषि क्षेत्र को क्या लक्ष्य रखा गया था तथा उसकी तुलना में कितना प्रतिशत ऋण छोटे और सीमांत किसानों को दिया गया, यानी लक्ष्य की तुलना में वास्तविकता में कितने प्रतिशत किसानों को ऋण दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सभागृह का बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आई है और इसमें अगर कोई काम हुआ होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर और MSME है। माननीय सदस्य जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि टोटल इस बजट में ये साल के बजट में 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर फंड रखा गया था और जिसका अभी तक 72% उनका वितरण हो चुका है। उसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर 3 साल का अगर हिसाब 2021-22 में 16,50,000 करोड़ था, 2020-21 में 15 लाख करोड़ था और इसका अगर एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो 2020-21 में 105% हो चुका है, 113% 2021-22 में हो चुका है और 2022-23 में 116% एक्सपेंसेस हो चुका है। और मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें जो नंबर ऑफ अकाउंट अगर हम देखें तो मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स को 60% लोन मिलता है और पर्टिकुलरली जो 41% जो स्मॉल और मार्जिनल को मिलता है और नंबर ऑफ अकाउंट अगर देखें तो 60% इंक्रीज हो चुकी है एज कंपेयर टू अर्लियर। और ये हम देखें तो इसमें 3 बैंक के माध्यम से लोन मिल सकता है। कमर्शियल बैंक्स, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक आती है, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हो चुका है लोन मिल सकता है। जी माननीय, मेरा पूर्व प्रश्न ये है कि 3% की जो छूट KCC पर किसानों को दी जाती है उसमें कई बार किसान अर्थाभाव के कारण उनकी पारिवारिक परिस्थिति और किसी कारण से समय पर KCC जमा नहीं करवा पाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत ऐसे किसान होंगे कि जो समय पर लोन जमा नहीं करा पाते। मेरा एक सुझाव भी है कि जैसे किसान कई बार ऋण ले लेता है और जमा नहीं करवा पाता, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है क्या कि वो केवल ब्याज जमा करा दे, मूलधन प्राप्त करने में उसको दिक्कत होती है, केवल ब्याज जमा करा दे और ब्याज जमा करा करके फिर उसको बाद में वो KCC जमा करवा दे। ये मेरा प्रश्न था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम किसानों के लिए है। ये स्कीम 1998 में श्रद्धेय अटल जी ने चालू की थी, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कीम के माध्यम से जो किसानों को जो मदद मिलती है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल अगर हम देखें तो 8.5% से ज्यादा नहीं रहता, लेकिन उसमें से 1.5% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी बोल के सभी किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। उसके बाद जो 7% रहता है तो 7% में से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3% अगर किसानों ने रेगुलर पेमेंट किया तो उसको सबवेंशन मिल सकता है। इसके माध्यम से अगर हम टोटल नंबर ऑफ अकाउंट अगर हम देखें तो 2022-23 में 2,38,50,315 है। जो सब फिगर्स मेरे पास है सर। बाद में 2003 साल का 2,37,37,67,777 है। और इसी से मैं एक ही बताना चाहता हूं कि 2016-17 में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के लिए भी इसकी सुविधा हो चुकी है और इसके माध्यम से जिन किसानों के पास खेती नहीं है उनको भी इनके माध्यम से लोन मिलता है। जैसा कोलैटरल की जरूरत नहीं लगती। अगर 1,60,000 तक लोन लिया तो, और मैं अभी तक मैं बजट में जो आउटले है इसमें तो 6,865 करोड़ है। सिंह जी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बार इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया 2016 में कि हम देश के किसानों की आमदनी को हम डबल करेंगे। इससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये स्टेटमेंट देने के लिए, बयान देने के लिए, उसके लिए संकल्प लेने के लिए। और उसके बाद जो अभी नीति निर्णय इस देश के अंदर हुए, चाहे एपीओज के माध्यम से हो, किसान क्रेडिट कार्ड से पीएम फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, कोलेटरल फ्री लोन हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे थोड़ा कुछ स्कोर सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोलेटरल लोन का क्या कि बिना किसी कोलेटरल के 1.6 लाख तक के छोटे किसानों को लोन मिल सकता है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ये फील्ड में इसे बहुत कम होता है, किसानों को ये लोन नहीं दिया जाता। नंबर एक बात। नंबर 2, अगर एक किसान जो किसी ने 50,000 का लोन लिया है, उसका जो है आरसी काट देते हैं बैंक के लोग, और जो है कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसने 100 करोड़ लिए हो, उसके नाम तक भी लोगों को मालूम नहीं चलता। ये किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस विषय में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कोलेटरल लोन में जो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के कितने किसानों ने, कि बैंकों ने कितने किसानों को ये लोन दिया है, तो उससे हमको मालूम चलेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन रेज किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जैसे कोलैटरल फ्री लोन 1,60,000 तक मिल सकता है और उसके बाद में तो कोलैटरल देना पड़ता है। अभी तक इसी में सर 7.36 करोड़ ऑपरेटिव अकाउंट्स है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड का लोन दे चुके हैं। और अगर हम लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बताएं तो 8.86 लाख करोड़ अभी तक लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में से 58% हो चुका है, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 22% और आरआरबी के माध्यम से 20%। तो हर बैंक रूरल रीजन में किसानों को लोन देती है। और श्री बालू सोरी जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, all agriculture schemes, programs, and even PM Kisan all favor only the agriculture land owners and not tenant farmers. This is the truth. And it is because of the definition of farmer is too narrow. Sir, because of the narrow definition of farmer, only 60 to 65% of PM Kisan budget has been utilized even after 8 months of this financial year. Secondly, beneficiaries are only 8 crore farmers against the original estimation of 14.4 crores farmers in 2019 as per government data. And majority of these who left out are tenant farmers. It is clearly understood. So I would like to know from the Honorable Minister whether government will consider extending PM Kisan benefit to the tenant farmers by stretching the budget a little if it is required, so that tenant farmers will get benefit. Once tenant farmers will get benefit from PM Kisan, automatically bankers will also come forward to give the loans to the tenant farmers. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के लोन के लिए अलग अलग जो स्कीम्स है उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन है, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना है किसानों के लिए तो उसको भी टर्म लोन मिल सकता है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 1,60,000 तक कोलैटरल की जरूरत नहीं है, उसके बाद अगर कोई भी लोन लेना है तो कोलैटरल की जरूरत है।
और जब उसके माध्यम से तो किसानों को सिर्फ इसमें सबवेंशन ऑफ द इंटरेस्ट जो दिया जाता है 1.5% और रीपेमेंट के बाद जो 3% जो मैं पहले बोल चुका हूं, और इसके बाद आगे और कोई स्कीम नहीं है जो किसान के लिए लोन फ्री या इसमें मिले। श्री बी मेहताब जी। Sir, a very important question was asked by my predecessor about tenant farmers. The answer did not come. My question is relating to mechanization of farming. Is the government collating any information regarding mechanization of farming, especially small farmers? Yes, sir. Honourable members raised a question about essential agricultural practice, mechanization and so on, which is not so much monitored by us in the Finance Ministry. It is a question which I would think pertains to agriculture. Question number 103, Sri Chandra Prakash Chaudhary. माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हाल ही में ही झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और झारखंड के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी, जिसमें IIM रांची का स्थायी परिसर, IIM धनबाद का नया छात्रावास शामिल है और लगभग 7,000 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं पूरी झारखंड की जनता के माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह काफ़ी पिछड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना के तहत मॉडल डिग्री कॉलेज या उच्च तकनीकी संस्था खोलने पर विचार किए जाए और डुमरी, रामगढ़, पेटरवार, टुंडी, पीरटाड़ और गोला में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना में गति लाई जाए। माननीय मंत्री जी। हमारे सदस्य ने झारखंड की शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे संवेदनशील भी है और इसके साथ साथ हमारे आदिवासी बहुल राज्यों में ये पहले बार हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर गए और वहां से देश के लिए जो योजना वहां से लॉन्च किया, इसके बारे में भी हमारे सदस्य ने व्यक्त किया। इसके लिए हम भी उनको आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जो केंद्र आयोजित योजना है, इसके अंदर भी झारखंड में हम लोग पैसा भी देते हैं। और उनका जो प्रश्न है गिरिडीह, वो गिरिडीह में जो झारखंड कॉलेज गिरिडीह है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग 1.20 करोड़ ग्रांट भी दिया है। और जो केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह से एक प्रस्ताव आए हैं और केंद्रीय विद्यालय तैयार करना ये हमारे शिक्षा विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन होता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी वो उनका व्यू बताते हैं, ये प्रक्रिया पर चलते हैं। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि चूंकि गिरिडीह लोकसभा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में कमी है, इसलिए प्रयास किया जाए, उसको प्राथमिकता दिया जाए और साथ साथ झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की पंजीकरण क्या स्थिति है, विशेषकर ST/SC और OBC वर्ग के छात्रों की। माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड में जो शिक्षा के एनरोलमेंट के प्रगति बहुत अच्छे हुआ, ये मैंने बता के हमारे देश को, जनता को, सदन के माध्यम से मैं बता के मैं प्रसन्न होता हूं। ये 2014-15 से 2021-22 तक
हमारे एनरोलमेंट 53.8% बढ़ गया। और इसमें और भी खुश होंगे सारे देश, जो फीमेल एनरोलमेंट वो भी 59% बढ़ गया। और एससी एनरोलमेंट के बारे में हम सोचेंगे तो एससी एनरोलमेंट भी जो 2014-15 से 2021-22 में 69.5% बढ़ गया। ओके। और फीमेल में भी वो तो राज्य का विषय ना एनरोलमेंट। कल्याण बनर्जी जी। Sir, during last 5 or 7 years, there were no central government university, central government college, even Kendriya Vidyalaya has been opened in West Bengal. My question is whether the central government is having any planning to open any central government university, central government colleges, Kendriya Vidyalaya, Central Vidyalaya in West Bengal, especially in the district of Bankura and Srirampur parliamentary constituency. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छे प्रश्न पूछा, तो इसके लिए मैं कहता हूं, बांकुरा जैसे पिछले जिला है, इसके लिए हमने ब्रांच कैंपस, ये एक यूनिवर्सिटी को ब्रांच कैंपस खुलने के लिए जगह मांगा है बहुत दिनों से, लेकिन नहीं हुआ। मैं चाहते हैं राज्य सरकार और उनका इच्छा प्रकाश करे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलना ये एक सतत प्रक्रिया है, तो राज्य सरकार से मांग आना चाहिए, मॉडल डिग्री कॉलेज को मांग आना चाहिए। जैसे पीएम उषा, जो पहले रूषा था, अभी वो पीएम उषा हो गया, तो इसी में बंगाल सरकार कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए कोई अधिकारी को नहीं भेजा, मंत्री भी नहीं आया। ये बताने में मेरा बहुत दुख होता है। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे यहाँ केंद्र सरकार ने अभी तक जो उसके इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जो उत्तर है सर मंत्री महोदय का कि 4000 करोड़ रुपया दे दिया, जिसके कारण कि जो आईएसएम धनबाद है या आईआईएम रांची है वो ठीक चल रहा है। लेकिन जो 95 इंस्टीट्यूट जिसका की लिस्ट दिया है माननीय मंत्री महोदय ने, जिसमें 15 मेरे ही लोकसभा में है, उसमें से पैसा हम दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार के कारण कोई भी चालू नहीं है। जैसे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपया मेरे ही गोड्डा में दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग बनकर तैयार है, पिछले 2 साल से उसकी पढ़ाई चालू नहीं हुई है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मेरे यहाँ देवघर में 3 साल से बिल्डिंग तैयार है, उसमें पढ़ाई चालू नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि यदि राज्य सरकार को हम बिल्डिंग दे देते हैं, लेकिन राज्य सरकार अपनी अकर्मण्यता के कारण यदि उस इंस्टीट्यूशन को चालू नहीं कर पाती है, तो हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन में महिलाओं के और पुरुषों के जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो कमी है, उसको खत्म करने के लिए क्या करें? माननीय सदस्य ने जो व्यक्त किया वो राज्य सरकार के जो स्थिति में बताते हैं आपको। अभी जो अनस्पेंड बैलेंस पड़े हैं वहां भी 40.88 करोड़, हम लोग 259.28 करोड़ हमने दे दिया उनको, तो इसके बाद भी अभी तक 40.88 करोड़ अनस्पेंड है। ये जो नहीं करते हैं इसके बारे में तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन में है, और जो एनरोलमेंट के बारे में जो सारे प्रचेष्टा है हम उसके बारे में भी कर रहे हैं। संजय सेठ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में स्कूली क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या प्रमुख परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उनके लिए निर्गत धनराशि का विवरण प्रदान करें, तथा मेरे रांची लोकसभा में खिलारी जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है, वहां कोई केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदस्य ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है। हमारे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में झारखंड में
समग्र शिक्षा, पढ़ना लिखना अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण तथा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हम लोग चलाए जा रहे हैं और जिनके लिए भी वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा जारी किए गए धनराशि भी इस प्रकार मैं कहता हूँ, समग्र शिक्षा में 266.86 करोड़ हमने दिया है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण में भी 148.33 करोड़ हम लोग दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय जो ये निर्माण करना, ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रपोजल आते हैं, प्रपोजल एग्जामिनेशन भी होता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी भी, वो सारे उनका प्रस्ताव भी आते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस पर हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। 104 माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न का विस्तार से मुझे उत्तर जो मिला है उससे मैं भारत सरकार की सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में जो भारत सरकार काम कर रही है उसमें मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी जितनी भी, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ जो भी हैं, सब दिशाओं में काम हो रहा है। मुझे उत्तर में बताया गया कि स्वयंभू श्रुत संग्रह, अजीत महामंत्र, बातुल शुद्धाख्य, वैष्णव आगम तथा ईश्वर संहिता, शाक्त आगम तथा मंथान भैरव जैसे सभी खंड प्रकाशित किए गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भारत का मध्य क्षेत्र है, वहां पर संत श्रोमणी गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है जो महोबा नगर के समीप गोरखागिरी पर्वत पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ नेपाल, तिब्बत एवं चीन में पड़े आगम शास्त्रों और पांडुलिपियों के अनुवाद को संकलित करने के लिए क्या महोबा में विश्व स्तरीय आगम शास्त्र संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, आज जो एक प्रश्न आया है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष जी। आगम का अर्थ ये होता है कि ये आता है कान में, फिर मुख से प्रचारित होता है, उसको हम आगम कहते हैं, कम डाउन। तो आगम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के हमारे वाहक रहे हैं जो प्रारंभ में ओरल ट्रेडिशन के रूप में परिचित रहे, फिर ये विभिन्न पांडुलिपियों में संग्रहित हुए। अब हम इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको हम IGNCA कहते हैं, के तहत कला मूल शास्त्र सीरीज के माध्यम से प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंच प्रण की बात की है लाल किले के प्राचीर से, उसमें से एक प्रण यह है कि हम विरासत पर गर्व करें। ये 2014 के बाद विरासत पे गर्व करने का भाव देश में बहुत तेजी से बढ़ा है और उसी प्रक्रिया में ये जो आज प्रश्न आया है, तो हम आज इस महान सदन में आगम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शैव आगम 28 है, शाक्य आगम 64 है और वैष्णव आगम 108 है। महोबा में जो संस्कृति सम्मेलन का आयोजन का विषय माने सांसद ने पूरक प्रश्न के रूप में उठाया है, हम इसका सकारात्मक रूप से कहते हैं कि इस पे हम करने का विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। भारत सरकार जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आपने बड़े विस्तार से उत्तर दिया, निश्चित देश के सभी धर्मावलंबियों को इस बात की प्रसन्नता और गर्व है कि हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम कर रही है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई है, उसके बाद से जितने हमारे शिव उपासक लोग हैं, उन सभी लोगों का जो शिव भक्त जो पहले जम्मू कश्मीर जाने में संकोच करते थे, उनकी उम्मीद बढ़ी है। जैसे श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मंदिर है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं
क्या कश्मीर में शैव दर्शन के प्रसार के लिए श्रीनगर में कोई एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान का निर्माण किया जा सकता है? अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो संस्कृति मंत्रालय में जो काम हो रहा है, जैसे आगमों में ज्ञान, क्रिया, योग, चर्या, इन कार्यों का वर्णन मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये आगम जो है आता है कान में, पहले कान में कोई कहता है, जैसे टीचर ने किसी स्टूडेंट को कहा कान में, फिर ये मुख से प्रसारित हुआ, इसको हम आगम कहते हैं। और IGNCA जम्मू में जो सेंटर है वो सेव आगम से संबंधित ही है। तो जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसमें हम पहले से ही काम कर रहे हैं। थैंक यू। श्री कार्तिक चिदम्बरम। Since the government is taking great pride in preserving our heritage, I would like to know through you from the minister what they are doing to bring about the findings of the Kiladi excavation, which is in Shivaganga district, Tamil Nadu, and what time frame of that civilization was, and whether it predates Agama Sastra or whether it was at the same time as Agama Sastra, and what is the steps the government is taking to preserve and to propagate the findings of the Kiladi excavation. माननीय अध्यक्ष जी, ये जो प्रश्न है मूल प्रश्न से इतना संबंधित नहीं है, फिर भी मैंने जैसे कहा कि IGNCA का जो मैंडेट है टू डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व, कंजर्व एंड डिसेमिनेट द इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, ये मूल जो हमारा जो IGNCA का जो मूल है, इसका ही मैंडेट है। लेकिन इन्होंने ASI से संबंधित प्रश्न किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 105 श्री रमेश बिदुड़ी जी। ASI से प्रश्न संख्या 105 है। माननीय मंत्री जी दिया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा और उससे पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा। जनजातीय मामलों को लेकर जिस प्रकार से देश की राष्ट्रपति को चुना गया, उनको सम्मान दिया गया और अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर भी उस समाज को सम्मान देने का काम किया है और इस जनजातीय समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वरना 1971 में नारा हुआ था गरीबी हटाओ देश बचाओ, 52 साल पहले। परंतु मैं आना चाहता हूं कि क्या जनजातीय मंत्रालय उन लोगों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, क्योंकि कुछ लोग समुदाय के रूप में इकट्ठे नहीं रहते, अलग अलग भी रहते हैं, जैसे उत्तरांचल में एक परिवार कहीं है तो वहीं पर बिजली पानी की व्यवस्था है, इस विषय पर सरकार उनकी चिंता कर रही है। दूसरा, उनकी उद्यमिता बढ़ाने के लिए भी सरकार ने नौजवानों को कुछ रोजगार की व्यवस्था, कौशल विकास केंद्र खोलने की भी कोई व्यवस्था की है, यह आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं कि सदस्य ने बहुत ही अच्छा जनजाति के क्षेत्र में हुआ विकास और खास करके नौजवानों के लिए सरकार की नई पहल के बारे में सवाल किया है। पहली बात तो मैं कहूंगी कि जो PVTG ग्रुप से उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारी पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत हुई है। मैं सदन के माध्यम से ये रखना चाहती हूँ बात कि देश के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि जिन्होंने पहली बार हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनकी जन्मस्थली पर जनजाति गौरव दिवस पर वहां पे मत्था टेका है और सिर्फ मत्था ही नहीं टेका, तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि हमारा जनजाति क्षेत्र का विकास और आगे बढ़े और उसी दिन 24,000 करोड़ की भी बजट की, फाइनेंशियल बजट की भी वहां पे घोषणा हुई। वो सिर्फ घोषणा नहीं हुई, तो जिस तरीके से कहा कि क्या बिजली के माध्यम से कुछ काम हो रहा है क्या, तो मैं बताना चाहूंगी कि अलग अलग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो 22,000 विलेज और 200 डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चलेगी, तो उस माध्यम से चाहे वो आवास हो, चाहे वो कनेक्टिंग रोड का विषय हो, वाटर सप्लाई हो, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हो, अलग अलग मिनिस्ट्री से और खास करके न्यू सोलर पावर स्कीम के माध्यम से भी मदद मिलेगी और जोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। और दूसरा सवाल था कि क्या बच्चों के लिए शिक्षा हो या
नया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके डिटेल्स सभा पटल पे रख दिए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से जो कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करे, उसमें 3 कंपोनेंट है: मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरा कंपोनेंट है वनधान केंद्र का निर्माण करना, और तीसरा कंपोनेंट है उसको मार्केटिंग देना। तो इस माध्यम से ट्राइफेड ने आज तक वंदन के माध्यम से 41 करोड़ का बिजनेस दिया है, जो लाभ हमारी जनजाति क्षेत्र को हुआ है, और 170 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ट्राइबल आर्टिसन के माध्यम को हुआ है। धन्यवाद। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये और जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो आदिवासी युवा हैं, उनकी सांस्कृतिक जो धरोहर है, शिक्षा के माध्यम से उनको उस प्रकार की शिक्षा देकर उनकी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए भी कोई योजना है, और इन योजनाओं पर शिक्षा के फर्क को पाटने के लिए कोई नोडल एजेंसी, कोई उनको जांच करने की एजेंसियां भी नियुक्त हैं, और कितना पैसा खर्च किया गया है इस विषय में ये भी जानना चाहता हूं। फाइनेंशियल आउटले क्या है जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कहा कि क्या रिसर्च जो होता है या फिर हमारी जनजाति क्षेत्र में, तो उसमें सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे TRI, वो भी उसके माध्यम से फंड्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अलग अलग जनजाति क्षेत्र में रिसर्च बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन बढ़े, और प्रपोजल आए तो उसमें हम मदद भी करते हैं। और हमारी एक मिनिस्ट्री की डिजिटल रिपोजिटरी भी है, जिसमें आज तक हमारे अलग अलग कल्चर के, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, वीडियोस हो, पब्लिकेशंस हो, उस माध्यम से ये रिपोजिटरी को आप विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है, जिसके लिए हम फंड्स देते हैं। और इसके अलावा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल भी आयोजित होते हैं, जैसे नागालैंड का हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो, हमारा तेलंगाना का मेडराम जत्रा हो। ट्राइफेड के माध्यम से भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आर्टिसन को के माध्यम से बिजनेस भी दिया जाता है, और आदि महोत्सव हो या आदि बाजार हो, आदि कलाकार हो, ये ट्राइफेड के माध्यम से भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें युवाओं को श्री सत्यदेव चौधरी। पहले तो मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार 15 नवंबर को आदिवासी और जनजाति को न्याय और विकास दिलाने के लिए एक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना प्रारंभ की है। मैं समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से 10वीं पंचवर्षीय योजना तक आदिवासियों के विकास के लिए योजनाएं लाई गई, लेकिन समग्र विकास नहीं हो सका, उनका समाधान नहीं हो सका। और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपए से टाइम बाउंड 3 वर्ष में इनमें मूलभूत सुविधाएं इनको दी जाएंगी, ये योजना शुरू की है। और देश में इस योजना का जनजाति क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आदिवासियों की शिक्षा के, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर ऐसे जिले हैं जो आदिवासी बाहुल हैं। क्या इस क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय खोले गए, और खोले गए तो कितने खोले गए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए खासकर सरकार ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पर आज तक जो ध्यान नहीं गया, इस माध्यम से आज क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार का काम हो रहा है। माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ये एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल खुले हैं क्या? तो बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 4 हमारे रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल को मान्यता दी गई है, और जिसमें से 2
जो 4 है, सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, ललितपुर है, बहराइच है, तो उसमें से लखीमपुर खीरी और बहराइच तो फंक्शनल हो गए हैं, बाकी दोनों का काम चल रहा है। और उसके साथ ही जो 740 हमारे एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल्स है जो कि बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 3.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और जिसमें से 694 स्कूल्स अभी फंक्शनल हुए हैं। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। मैडम, बंगाल के एक बड़े हिस्से में काफी आदिवासी जनजाति रहते हैं, जैसे कि बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहते हैं कि हमारे बंगाल की जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की संख्या क्या है, और आगे ये आदिवासी बच्चों को और ज्यादा शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल किया जाता है या नहीं। और इसके साथ साथ एकलव्य मेडिकल स्कूल से तो पढ़ाई के बाद वो अगले जाके क्या कहते, कोई ट्रैकिंग सिस्टम है आपके पास कि हम आकलन कर सके कि हाँ इसके आगे या एकलव्य स्कूल के इतने बच्चे यहाँ तक पहुंचे? ये मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय ने फिर एक बार जनजाति क्षेत्र में मिले युवाओं को शिक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल किया। जहां तक कि मैंने कहा कि 740 हमारे EMRS कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी बताया 694 अभी सैंक्शन है और 401 फंक्शनल है। मैं करेक्ट करती हूँ वो फिगर को। लेकिन जो आपने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा तो वो नंबर मैं आपको जरूर दे देती हूँ। उसके अलावा जो आपने कहा कि क्या इसको आप जांच भी करते हैं, क्या इसको देखते भी है, क्या ये व्यवस्था पहुंच रही है कि नहीं, उसके लिए सर सरकार ने अलग अलग जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्कूलों का काम कहाँ तक चल रहा है, परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड है जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे पोर्टल से, उससे हम लोग रिव्यू भी करते हैं, कुछ विजिट्स भी होते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद भी जैसे हमारे व्यवस्था है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से हम फेलोशिप के लिए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको फॉरेन तक भी पढ़ाई के लिए हम पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए सरकार आगे आके मदद कर रही है और ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डिटेल्स भी सदन के पटल पर रखा है। श्री रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से एकलव्य स्कूल्स को लेकर के खास तौर से जहां पे ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, एक सिंपल सा सवाल है कि फाइनेंशियल बजट के भाषण में भी ये कहा गया था कि 48,000 टीचरों का रिक्रूटमेंट होगा, जो 740 एकलव्य स्कूल बनने हैं जिसमें 3.5 लाख बच्चे पढ़ाए जाएंगे। इन 48,000 टीचरों का रिक्रूटमेंट में क्या प्रक्रिया चल रही है और कितने टीचर्स रिक्रूट हुए हैं ताकि हमारे ट्राइबल बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके? माननीय मंत्री जी बताने का कार्य करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए प्रारंभ की गई है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में स्वीकृति दी है और उसके अनुसार हमने CBSE को आगामी नियुक्ति के लिए 10,500 टीचरों का वैकेंसी फिलअप करने के लिए इमीडिएट सारी प्रक्रिया पूरा करते हुए नियुक्ति का निवेदन किया है और वो प्रक्रिया चल रही है, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और इसके बाद फिर फेज वाइज हम उसको आगे जनवरी में फिर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर के जिस तरीके से स्कूल बनते जा रहा है उस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 106 श्री PP चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 106 माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य।
माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार जो है पिछले 10 सालों में, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बहुत बढ़ोतरी हुई। और उसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई, उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है, हमारे ऐसे 18 ट्रेड हैं, जैसे सुतार हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, नाई हैं, इस तरह के 18 ट्रेड हैं। उन ट्रेड ये अनऑर्गेनाइज हैं, आज तक इनको कोई इंसेंटिव नहीं था। पहली बार देश आजाद होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन लोगों की तरफ भी देखा। ये बहुत बड़ा देश में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार देने का काम किया है, पहल की है। तो इसी क्रम में मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल जो है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रोजगार देने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल का किन किन पोर्टल के साथ एकीकरण हुआ है, और इसके साथ 2015 के बाद में नेशनल सर्विसेज कैरियर पोर्टल के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहूंगा कि पाली लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे मॉडल कैरियर सेंटर जो है कई सेवाएं देता है, तो उस सेवा में पाली लोकसभा क्षेत्र में भी आप जो हैं इसमें रोजगार मेले लगाएं जिससे कि नौकरियां मिल सकें। तो ये मेरा सवाल माननीय मंत्री महोदय से है। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, हमारे पीपी चौधरी जी बहुत अनुभवी सांसद हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कैरियर सेवा के बारे में करीब 6 प्रश्न किए थे, उसके विस्तार से हम लोगों ने उसके जवाब दिए हैं। उन्होंने जैसे कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत अच्छी योजना है और भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना के शुरुआत विश्वकर्मा पूजा के दिन ही शुरू किए थे। और हम चाहते हैं कि जो हमारी विश्वकर्मा है वो इस सुविधा को लाभ ले, यही हम आशा करते हैं। हमारी पीपी चौधरी जी ने कहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए किन किन पोर्टल के साथ हमने एकीकरण किए हैं। आप तो पाली वाला जवाब दे दो उनका, बस इतना पूछा उन्होंने, बाकी तो आ गया। जी जी, मैंने पाली नहीं पूरा राजस्थान के बारे में विस्तार से जवाब दे दिया गया है। मैंने पढ़ लिया पूरा। आप तो उन्होंने जो क्रॉस तो आपने लिखित में दे दिया ना, अब तो क्रॉस क्वेश्चन पाली के लिए पूछा उन्होंने। जी, लेकिन उसने कहा है कि हमारा जैसे एनसीएस पोर्टल के रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे, किसके साथ एमओयू के है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। एनसीएस पोर्टल का ई श्रम उद्यम और स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। साथ ही एनसीएस ने 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पोर्टल के साथ भी एकीकरण कर दिया गया है, जिसमें नौकरी चाहने वाले को विवरण इस राज्य के साथ साझा होता है। इसके अलावा एनसीएस ने विभिन्न कंपनियों जैसे टीसीएस, आईओन, माइक्रोसॉफ्ट आदि के साथ भी समझौता एमओयू किए गए हैं, जिसकी नौकरी चाहने वाले को बहुत फायदा होगा। साथ ही एनसीएस ने ईपीएफओ, ईएसआई के साथ भी एकीकरण किया है, जिससे वहां पर पंजीकृत नियोक्ताओं को डाटा साझा होता है। साथ ही साथ चौधरी जी ने कहा कि रोजगार क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 2014 से लेकर अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के भरपूर प्रयास किया गया है।
इसी क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम से नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट को लागू किया है। कैरियर से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे नौकरी की खोज, कैरियर परामर्श, मार्गदर्शन, कौशल विकास आदि दे रहा है। महोदय, रोजगार सेवा 1005 रोजगार कार्यालय के नेटवर्क के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। एनसीएस प्रोजेक्ट के तहत 400 मॉडल कैरियर सेंटर को अनुमोदित किया जा चुका है। रोजगार कार्यालयों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पास होता है। पीपी चौधरी जी, मैं विस्तार से उनको विस्तार से एक क्वेश्चन में इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं आप, तो जो पूछे। सर माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी बैठ जाए। पीपी चौधरी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने बहुत ही विस्तार से जवाब दे दिया। मैं उन क्वेश्चन अनुराग शर्मा जी, अनुराग शर्मा जी, प्रश्न संख्या 106। नो प्रश्न संख्या नहीं बोला आप, तो क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा सर, माननीय मंत्री जी का विस्तार से जवाब मिला था, पर मेरे वहां विशेष रूप से मुझे पहली बार बुंदेलखंड में अच्छा जवाब दे दिया मंत्री जी ने, धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन बस उसमें रह गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक सवाल बताइए ना क्या उसमें, क्योंकि एनसीएस पोर्टल में हमारे वहां विशेष रूप से 3 बहुत बड़े प्रधानमंत्री जी ने झांसी ललितपुर को डिफेंस कॉरिडोर, बलड्रग पार्क और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दी है, क्योंकि मेरे वहां से पलायन बहुत होता है अध्यक्ष जी, और उस पलायन को रोकने के लिए एनसीएस पोर्टल में माननीय मंत्री जी जवाब दे दें कि इसमें अगर हमारे वहां से जो पलायन हो रहा है और ये विशेष 3 इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इसमें ट्रेनिंग का प्राविधान और इसमें काउंसलिंग का प्राविधान किस किस क्षेत्र में करवा रहे हैं, क्योंकि ये जब चालू हो जाएंगे तो मेरे वहां ये पलायन रुकने की बहुत पोर्टल में जो लोग नौकरी चाहते हैं वो भी है और इसमें इंडस्ट्रीज वाले भी हैं, दोनों का मिलान करने का काम करने के लिए अगर माननीय मंत्री जी। सर, हम इस पोर्टल में पलायन करने वाले लोगों के भी इसी पोर्टल के द्वारा नौकरी खोज सकते हैं। हमारे पास ST/SC रोजगार बढ़ाने के लिए भी एनसीएस सेंटर की स्थापना की गई है। ओके। इस सेंटर में SC/ST युवाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग आदि ट्रेनिंग दी जाती है। आज तक 24 सेंटर की स्थापना की गई है ST/SC लिए। इन सेंटरों के माध्यम से 5 सालों में 6,840 युवाओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई है और 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी चाहने वालों की कैरियर काउंसलिंग दी गई है। बुंदेलखंड जैसे कि हमारी जो नौकरी के लिए जो हमारा राष्ट्रीय कैरियर सेंटर होते हैं, इसमें झांसी में कैरियर सेंटर नहीं है, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी, हमारी जो झांसी जो यूनिवर्सिटी है उसको कैरियर सेंटर हिसाब से लिया गया है। तो इसी तरह से आवेदन किए जाते हैं और नौकरी पाए जाते हैं। Be celebrated. For the past 9 years, the promise of Honorable Prime Minister to create 2 crore jobs every year. What is the account the government of India is going to give? Whether they had created 20,000 crores in the past 10 years, and the employment exchanges are used to register the job seekers. For the establishment of the model career centers, how much the union government provide as a financial assistance? For each one of the MCCs, how much is been allotted?
and how much has been spent on MCC program? Thank you, sir. मंत्री जी। महोदय, मॉडल कैरियर सेंटर के लिए 60 लाख तक राशि दी जाती है और अभी तक पूरा भारत में करीब 400 मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित की गई है। श्री दुष्यंत सिंह जी। स्पीकर जी, आपने मुझे अलाउ किया। मुझे मंत्री जी से एक उत्तर पूछना है। सर, मंत्री जी ने बड़ा अच्छा इलेबोरेट आंसर दिया है। इन्हें दिया है कि MOU पार्टनरशिप हो रहे हैं monster.com से, फ्रेशर वर्ड से। मैं उनसे want to ask them a question कि बारा और झालावाड़ में जहाँ एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है, इसमें आपने किस टीम के साथ आपने लिंक किया है और कितने लोगों को यहाँ आपने नौकरी देने का काम किया है बारा और झालावाड़ में? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हमारा मॉडल कैरियर सेंटर 16 है और जैसे हमने कहा कि एक मॉडल सेंटर के लिए 60 लाख रुपया दी जाती है, लेकिन हमने जो टारगेट रखे थे 400 मॉडल कैरियर सेंटर बनाने के लिए, वो हमारा पूरा हो गया है। बाद में अगर हम प्रस्ताव लेते हैं कि और नए मॉडल सेंटर लेंगे तो जरूर हमारे सांसद जी ने जो कहा वो लिए नहीं गए, लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 श्री संजय सेठ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी जोहार। जनजातीय समाज को आजादी के बाद सबसे बड़ा किसी ने सम्मान दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। आजादी के बाद सब रोना रोते रहे, किसी ने सम्मान नहीं दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस, 140 करोड़ देशवासी एक साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाते। यह पहला मौका जब 15 नवंबर के देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री उलिहातू गांव गए, वहां पुष्पांजलि की, लाखों लोग उस स्थल पर मौजूद थे। मैं जनजातीय समाज को गौरव बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारे जनजातीय समाज बंधु स्किल्ड हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, मुखर हो उसके गए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला। माननीय अर्जुन मुंडा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत काबिले तारीफ काम किया। हमारी चिंता का विषय है कि झारखंड में जनजातीय समाज का बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। हमारी बेटियों को फंसाकर फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, क्या धर्मांतरण पे किस मुद्दे पर राज्य सरकार को कोई निर्देश दिए गए हैं क्या? माननीय सांसद संजय सेठ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और वास्तविक रूप से आजादी के लंबे कालखंड में 75 वर्षों का यात्रा आजादी का पूरा हुआ, अमृत काल घड़ी। अध्यक्ष महोदय, जैसे उन्होंने जिस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है, वैसे तो यह विषय राज्य सरकारों का है। राज्य सरकार को इन सारी बातों पर ध्यान रखना कि राज्य में रहने वाले तमाम समुदाय और खासकर जनजातीय समुदायों के बारे में इस बात का ध्यान रखे कि उनके जीवन मूल्य और भाषा संस्कृति के साथ विशेषताएं हैं वो अक्षुण्ण रहे। लेकिन कई राज्यों में इन सारे मामले में शिकायत आती है, इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। मैंने जनजातीय
शोध संस्थानों को और राज्य सरकारों को स्मरण दिलाते हुए कि भाषा, संस्कृति, परंपरा की जो जीवंत व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए संवेदनशील होकर के कार्य करना चाहिए, ताकि जो मूल उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, 1948 में जब जनजातीय समाज के बारे में पहली समिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बनी थी, उसमें इन सारी बातों का उल्लेख है, जिसको बाद के दिनों में 1962 में पुनः लोकूर कमेटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी अनुशंसा दी थी। भारत सरकार वैसे सारे अनुशंसाओं के साथ राज्य सरकारों को लगातार स्मारित करते रही है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण,